मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि 12वीं जमात सबक नंबर 5 लेफ्टिनी की मुश्किलें, कर्नल मोहम्मद ख़ान पेश दर्स देखिए। तंज़ व मिज़ाज को तख्लीकी अदब में एक अहम मकाम है। उर्दू नज़्म व नस्र के मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तंज़ व मिज़ाज के उम्दा नमूने पाए जाते हैं। तंज़ निगार माशरे के इस्लाह की गर्ज से ज़िंदगी की तज़ादात और समाजी बुराइयों को तंज़ का निशाना बनाता है। तंज़ और मिज़ाज में बड़ा लतीफ़ फ़र्क पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि देखिए कि भाई उर्दू एक ऐसी वाहिद ज़बान है जिसमें तंज़ के साथ मिज़ाज पाया जाता है। आप हिंदी में देखेंगे आप लोग तो तंज़ अलग है, हास्य जिसे कहा था, और व्यंग, दोनों अलग अलग तौर से लिखा जाता है। हास्य और व्यंग आप लोग देखेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में भी देखेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में भी आप लोग देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल जुदा जुदा ये पाई जाती है इंग्लिश लिटरेचर में भी। पे आम तौर पर तनकीद या दिल आज़ारी का कोई पहलू नहीं होता, लेकिन हंसी समाज को नामुनासिब हरकत से रोकने का ज़रिया साबित होती है। अक्सर मिज़ाज निगार का अपनी ज़ात पर हंसना लोगों के लिए तंज़ साबित होता है जो उन्हें हालात का शिकार हैं। अदब में तंज़ व मिज़ाज दिलचस्प और तफरी तबाह तक महदूद नहीं है। ज़बान का तख्लीकी इस्तेमाल ज़रीफ़ाना अदब की एक अहम खूबी है। तो कुछ लोग देखो जो है तंज़, मिज़ाज, ताना, तशनी, ज़िला जगत आप लोग ये पढ़े होंगे, फक्कड़पन, मगर उसमें सब में आला दर्जे का जो है जो अदब कहलाता है वो तंज़ व मिज़ाज का अदब है, जिसका मकसद जो है बुराइयों पर निशानदही करना है। मसरत और बसीरत, ना हमवारियों का एहसास और ना मुताबिकत का शऊर फ़िक़्हिया अदब के मुताला का हासिल है। रतननाथ शरशार आप देखेंगे, उसके रतननाथ शरशार के नावलों में आप लोग देखेंगे, है ना, उनका मशहूर जो किरदार था खूजी, जो है खूजी उनका मशहूर किरदार था। मुल्ला रमूज़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी, आप लोग रशीद अहमद सिद्दीकी का नहुम जमात में दावत सबक भी पढ़ चुके होंगे। पितरस बुखारी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग सातवीं में आप पढ़ चुके हैं। कन्हैयालाल कपूर, फ़िक्र तोंसवी का मज़मून जो किताबें बहुत मशहूर सबक है। आज़िम बेग चुग़ताई, शौकत थानवी, सऊदी सीरियल उनका काफ़ी मशहूर है। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, इब्न इंशा दुनिया गोल है। और कर्नल मोहम्मद ख़ान और मुस्तफ़ा हुसैन उर्दू के मशहूर तंज़ व मिज़ाज निगार हैं। सरकारी मुलाजिमत के हर शोबे में तरबियत व तंजीम को बड़ी अहमियत है। फ़ौज में मुलाजिमत की तरबियत व तंजीम तो दीगर तमाम शोबों की तरबियत से मुश्किल मगर नागुरेज़ समझी जाती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में तरबियत ख़ास अंग्रेज़ी हुकूमत की फ़ौजी उसूलों की पाबंदी थी। वाज़ेह रहना चाहिए कि मिज़ाज को सुनने या पढ़ने में उसका फ़ौरी रद्द अमल हंसी कहके की सूरत में ज़ाहिर होता है, लेकिन ज़राफ़त का, फ़िक़ाहियत का ऐसा तसव्वुर जो मतन का हिस्सा हो तो पढ़ने वालों को इस पर किस कदर गौर फ़िक्र करना पड़ता है। इसके मानी खिलते हैं तो हंसी कह का उसका नतीजा हो सकता है। ज़राफ़त भरे इन जुमलों का असर देरपा होता है, यानी इससे वही लुत्फ़ व सुरूर हासिल होता है जो इंशाइया के मुताले से मखसूस है। तो इसकी बेहतरीन मिसाल बुखार इंशाइया आम की इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसीलिए तंज़ व मिज़ाज के अदब में ज़राफ़त की मिसाल ये कामयाब है। अलबत्ता कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीर में इसका रंग जगह जगह मौजूद है। मसलन ज़ैल के सबक में ऐसे मुत्ता जुमले और ख़यालात और अक़वाल मिलेंगे जिनसे मुसन्निफ़ ज़राफ़त निगार का मकाम हासिल कर लेता है। मुसन्निफ़ कर्नल मोहम्मद ख़ान जहाँ तरबियत हासिल की उस सबक में मतन में उसे हल्के फुल्के मज़ा लेकिन गहरी फ़िक्री ज़राफ़त की इसलूब में बयान किया है। ये ख़याल कि मुल्क में हर तरफ अमन व अमान था मगर एक तालिब इल्म जंग में कूदने पर तुल गया, इस जुमले में अपनी तरदीद आप ही नज़र आती है। लेकिन अमन व अमान और जंग में कूदने का तज़ाद यहाँ महज तज़ाद नहीं, एक ऐसी सूरत हाल है कि दूसरी बात नाकाबिल कबूल है मगर इसे कबूल करना मजबूरी है। ये ख़याल अमन व अमान पर तंज़ ही है। तो आप लोग देखेंगे अब मुसन्निफ़ का अपना तारुफ़, जान पहचान कर्नल मोहम्मद ख़ान 5 अगस्त 1910 को चकवाल जो फ़िलवक्त पाकिस्तान में है के कस्बे बलकसर पंजाब में पैदा हुए।
उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ चकवाल से किया। चकवाल देखो पाकिस्तान का मशहूर इलाका है। उन्होंने 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इक़्तिसादियात में एमए की डिग्री हासिल की। कर्नल मोहम्मद ख़ान फ़ौज के शोबे तालीम के डायरेक्टर रहे। जिस तरह से देखो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का भी हम सुनते हैं कि उर्दू के मशहूर शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का ताल्लुक़ भी फ़ौज से था। नेज़ उन्होंने बरतानवी राज में हिंदुस्तानी फ़ौज में काम किया और दूसरी जंग अज़ीम में मशरिक़ वस्ता और बर्मा के महाज पर खिदमत अंजाम दी। अब देखो बर्मा का जो महाज है और हिंदुस्तानी फ़ौज में कर्नल मोहम्मद ख़ान ने काम किया जब वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, कि 1947 से पहले की बात है। कर्नल मोहम्मद ख़ान को तालीम इल्म के ज़माने से ही तहरीर व तसनीफ़ का शौक़ था। उनकी पहली तसनीफ़ बजंग आमद उनकी ज़माने जंग में गुजारी हुई दास्तान हयात है। ज़ेर नज़र मज़मून लेफ्टनी की मुश्किलें उसी किताब से माखूज़ है। उनकी दीगर तसानीफ़ बसलामत रवी और बज़्म आराइयाँ शाया हो चुकी हैं। 23 अक्टूबर 1999 को कर्नल मोहम्मद ख़ान का इंतकाल हुआ। तो देखिए जनवरी 1940 यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले और आज़ादी के 7 साल कबल का वाक़या है, यानी कि दूसरी आलमी जंग। तो मज़मून की शुरुआत पोलैंड और हिटलर के हमसाए जर्मन बम्बारों और टैंकों के दरमियान ऐसी पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजर रहे थे। यानी कि पूरा आलमी पस मंज़र आप देखेंगे तो हर तरफ बमबारी। हिरोशिमा नागासाकी का वाक़या भी देखो ये करीब करीब इसी 1-2 सालों के बाद वाक़या होता है। अब पूरे दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। तो इसी को देखो मज़ाही अंदाज़ में उन्होंने बयान किया कि भाई तमाम बाकी दुनिया बफ़ज़्ल खुदा खैरियत से थी। यानी कि जो है पूरी दुनिया जो खैरियत से थी नहीं, बल्कि दुनिया बिल्कुल आफत में थी, परेशानी में थी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो अंग्रेज़ों की बरकत से इस शिद्दत से अमन बरपा था कि शेर बकरी माँ जुमला हिंदुस्तान के एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। तो को हिंदुस्तान साइमन गो बैक जैसा और 1939 का वाक़या देखेंगे तो तमाम वाक़यात अगर देखेंगे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान भी एक शोले आतिश बना हुआ था। तो मगर यहाँ पर मुसन्निफ़ का अपने लिखने का एक अंदाज़ है। चुनांचा सुलह व आतिशी के खुशगवार माहौल में किसी को गुमान न था कि इस मुल्क में गोशे में एक अहम जंगी वाक़या इब्तिदा हो रही थी। यानी लाहौर में एक नौजवान कॉलेज छोड़कर जंग में कूद पड़ने पर तुल गया था। ये नौजवान मैं था। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझे भी ऐसा जोश था कि फ़ौज में शामिल होने का ऐसा जोश था कि मैं लाहौर में जो है कॉलेज के ज़माने से मैं फ़ौज में भर्ती होना चाहता था और मैं इसमें कूद पड़ा। हमें फ़कत लेफ्टिनेंट बनने का शौक़ था। तो कर्नल, लेफ्टिनेंट, जनरल ये लफ्ज़ हम बार बार सुनते थे। तो मुसन्निफ़ को भी ऐसा शौक़ जड़ा है कि वो लेफ्टिनेंट बनने का शौक़ था। चुनांचे हमने फ़ौज में कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी। यानी कि फ़ौज में उन्होंने दरख्वास्त दी कि हम भी फ़ौज में शामिल होना चाहते हैं। उन दोनों अभी वो मुसीबत नाजिल नहीं हुई जो आजकल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। तो देखो फ़ौज में बिल्कुल आसानी से पहले शामिल किया जाता था। जैसे आज जो कोई इंटरव्यू लिया जाता, तहरीर इम्तिहान लिया जाता, वैसे आज से मसाइल उस ज़माने में नहीं थे। ये 1940 का दौर है। बल्कि एक छोटे 3-3 निहायत शरीफाना किस्म के बुज़ुर्ग 7 जनरल, कुछ नीम बुज़ुर्ग से ब्रिगेडियर और कर्नल बैठे होते थे। सामने कुर्सी पर उम्मीदवार को बिठाया जाता और उसके सामने आते बेज़रर से सवालात पूछे जाते हैं। आपका नाम क्या है, तालीम कहाँ तक है, फ़ौज में कोई रिश्तेदार है, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल देखो हल्के फुल्के सवालात पूछे जाते हैं। हल्के फुल्के सवालात पूछ कर जो है उस नौजवान की ताकत, उसका जोश और उसकी कद व कामत को देखकर फ़ौज में शामिल कर लिया जाता था। तुरंत हमारा दूसरा इंटरव्यू जहलम और पिंडी में हुई। देखो रावलपिंडी जो पाकिस्तान में फिलहाल, पिंडी और जहलम जो है, जहलम शत्रुजरावी चिनाब तुम नाम सुनेंगे जो पाकिस्तान के पंजाब में है। तो जहलम जो पिंडी जो है में होने थे। अब वहाँ पर ये मुसन्निफ़ कामयाब है इंटरव्यू में। और वहाँ से देखो अब शिमला जो कि हिंदुस्तान में शिमला देहरादून में जो है जहाँ पर फ़ौज की आज भी तरबियत दी जाती है, फ़ौजियों को तरबियत दी जाती है। तो मुसन्निफ़ को जो है वहाँ पर शिमला में आने की दावत दी गई कि तुरंत हम एक नेम लेफ्टिनी के आलम में शिमला रवाना हुए। जब इंटरव्यू हुआ तो शिमले से घर पहुँचे और लेफ्टिनी के हुक्म का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। तो देखो शिमला फला तारीख को शिमले में जाओ, ये सुनकर खुशी की इंतहा न हुई। तो शिमला से जो है बेचैनी से मुसन्निफ़ इंतज़ार करने लगे। शिमला रवाना हुए, इंटरव्यू हुआ तो शिमले से घर पहुँचे और बड़े देखो इंतज़ार करने लगे। इधर चंद उल्लत पसंद बुजुर्ग ने हमारे लेफ्टिनेंट के एजाज़ में पेशगी दावतें देना शुरू कर दी। तो पता चला कि बच्चा फ़ौज में जाने वाला इंटरव्यू दे चुका है। तो लोग दावतें देने लगे जिन्हें हम वाजिबी बरखुरदारी का मगर अफसरान विकार के साथ कबूल कर रहे थे। हम मुसन्निफ़ भी अपने ताव में थे कि मैं भी फ़ौज में जाने वाला हूँ। वो भी दावतों पर दावतें कबूल कर रहे थे। आखिर एक दिन डाकिया खुला तार लेकर आया, दूरी से बोला, लेफ्टिनेंट साहब लेफ्टिनेंट मुबारक हो।
तो डाकिया आया कि उसमें लिखा था, तार लिखा था कि लेफ्टिनेंट साहब आपको लेफ्टिनी मुबारक हो। देखो फौज में जाना ये बहादुरों की निशानी समझी जाती थी। तार में लिखा हुआ था तुम्हें OTS मऊ में ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया, 8 अगस्त 1940 को हाजिर हो जाइए। तो इसमें तार में इतना लिखा हुआ था। और रेल का फर्स्ट क्लास का टिकट जो है ये कर्नल खां को मिला। और वो डब्बे में जब दाखिल हुए तो लोग सर कहकर खिताब करते थे। खुदा जाने उन्हें कैसा महसूस हुआ कि वो आम आदमी नहीं, लेफ्टिनेंट है। बहरहाल हम उनसे वही सुलूक करते जो हमारे एक अफसर को दरमियाना दर्जे का सरकारी मुलाजिम से करना चाहिए। तो देखो बर्ताव का जो मामला है कि अफसर अपने मुलाजिम से किस तरह से हक़ारत से या झटकार कर बात करते। इत्तेफाक से इस बात पर हुआ कि मामूली फ़र्क था, चुनांचा रतलाम और मऊ के दरमियान हमारा मिजाज अर्श मोल्ला के कुछ ही इधर था। अब देखो रतलाम, तुम देखेंगे मध्य प्रदेश में रतलाम है ना। आखिर मऊ का स्टेशन आ गया तो तवक्का थी कि हमारे इस्तकबाल के लिए फ़ौज का दस्ता आएगा, बैंड होगा, मोटरें होंगी जिनके ड्राइवर हमारे दरवाज़ा खोलेंगे। बाअदब बा मुलायजा हमें अपने बंगलों तो फ़ौज में थे। हमारा ख्वाब ऐसे देख रहे हैं जैसे जो है कोई राजा का इस्तकबाल करना है कि यहाँ पर देखो जो है इस्तकबाल के लिए आदमी हुए, लेकिन इनमें ऐसे वाफर आदमियत न थे। गाड़ी रुकी तो हमारे डिब्बे में एक गोरा दाखिल हुआ जिसके बाजू पर 3 सफ़ेद धज्जियाँ लगी थी। आते ही बोला अगर इस डिब्बे में कोई कैडेट है तो अभी बाहर मत निकले, अगर कोई कैडेट है कोई फ़ौजी है तो बाहर न निकले। हम बैठ गए, लेकिन उस गोरी की ज़ुबान बेहद खुरदुरी लगी। आलाम आजी कैडेट का लफ्ज़ सुनकर कुछ तशवीश सी हुई। हमसे कोई धोखा तो नहीं हो रहा, लेफ्टिनेंट तो लेफ्टिनेंट हुआ, ये कैडेट क्या जिन्स है? कैडेट यानी कि नए जो भर्ती होती है उसको कैडेट कहा जाता है। ज़रा पुख्ता सा शुबा होने लगा। इन अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनी से विस्ल की कुछ खुफिया शर्तें भी ठहरा रखी हैं जिनसे हमें इसका आगाह नहीं किया गया। जब स्टेशन दूसरे मुसाफिरों से खाली हो गया तो गोरा फिर आया और अचानक चिल्लाया, सब कैडेट मेरे सामने कतार में खड़े हो जाएं। जिस तरह देखो फौजियों का अपना निज़ाम होता। हमने किस कदर हैरानी से दूसरों को देखा और बेदिली से कतार बना ली। गोरा फिर चुका दाएं से और 1 2 3 जैसा होता था पैदल चलते 1 2 3 अपने कदम ताल वगैरह चलाते। हमने हुक्म की तामील की लेकिन महसूस हुआ कि सुलूक हमारी शान के शायाना नहीं। आखिर हम रिंग रोड तो नहीं थे जो कतारें बनाते फिरते या गिनती शुरू कर देते। बहरहाल हमें 3 टोलियों में तकसीम किया गया। फिर वही गोरा बोला बाहर ट्रक खड़ी है, हर टोली एक ट्रक पर सवार हो जाए। अब देखो जहाँ पर शान और शौकत मुसन्निफ जो सोच रहे थे कि इस्तकबाल होगा, बैंड बाजा होंगे, मोटर कार होंगे, शाही अंदाज में उनको ले जाया जाएगा, मगर उनको एक ट्रक में जो है जिस तरह से फौजियों को लेकर जाया जाता है, हमें यकीन हो गया कि ज़रूरी गलत फहमी हुई है। कुछ भी तो हमें ट्रकों पे से ले जाना शायद गलती थी बल्कि बेअदबी है। मोटरें होनी चाहिए थी सोचा, मगर से उलझना भी हमें जेब नहीं देता। चुनांचा हमने कुलियों को आवाज़ दिया हमारा सामान ट्रकों में रख दें। हमारा कहना था कि गोरा गरज कर बोला, क्या कहा कुली, तुम फौजी स्कूल में आए हो या अस्पताल में? नहीं, अपना सामान खुद उठाओ, ट्रकों में ला दो और बैठ जाओ, खड़े रहो, समझे? अब जो है फौजियों को जो कर्नल जो फौजियों का जो सरदार था उनको ऐसे हुक्म देने लगा तो समझ गए वो हमारी खुशफहमियाँ कुछ ओसी पड़ने लगी। लेकिन हमने हतमिल मकरूर जलाल में आकर उस बेअदब को गहरे और मुतफिकाना गज़ब से देखा और खड़े खड़े फ़ौज की पहला फ़ैसला कर डाला कि जो भी लेफ्टिनेंट होंगे इस गुस्ताख कोर्ट मार्शल उन लोगों को किया जाता है जो कानून की या फ़ौज के कानून को जो तोड़ता है उसको कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसको अदालत में हाजिर किया जाता है और उसको जुर्म साबित होने पर जो है उसे नौकरी वगैरह से निकल आता है। इसके लिए कोर्ट मार्शल एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। इसमें इस दिलेरा फैसले पर हर तरफ से मरहबा की सदाएं उठी। इस वक्त हम कोर्ट मार्शल को मार्शल लॉ का करीबी रिश्तेदार समझते थे। मार्शल लॉ यानी कि फ़ौजी हुक्मरान की तरफ से लगाया गया जो कोई हुक्म होता है वो मार्शल लॉ कहलाता है, कि जिसमें फ़ौज के सरबराह को सबसे ज़्यादा हुकूक वहाँ पर हासिल होते हैं। मेरी मंजिल मकसूद झलक तवक्का से गैर मुशबाना थी। हमारी जाए क़याम खदो खाल बंगले की निस्बत जेल से ज़्यादा मिलती जुलती थी। तो उनका जो जहाँ पर उनको ठहराया गया था वो बिल्कुल जेल की तरह था, बिल्कुल महदूद से रख रखाव के चीज़ें उनको दस्तयाब थी।
तो बच्चों तो देखेंगे जेल खाने से बिल्कुल मिलता जुलता था, और वहाँ पर देखो जो है संगीन बल के संगदिल से बैरक थे, तंग वो तारीख और तवील, जिसके अंदर दीवारों पर आहनी चारपाइयाँ पड़ी थी, यानी कि लोहे की चारपाइयाँ थी, और चारपाइयों पर हमारे नामों की तख्तियाँ आवीज़ा थी, उनके नाम की तख्तियाँ लिखी गई थी। उन्हें देखकर हमें झटका सा लगा, गोरा जैसे हमें खौफ को भांप गया और कड़क कर बोला, ये तख्तियाँ गले में लटकाने के लिए नहीं, महज तुम्हारी नशिस्तों के तयन के लिए हैं। अब अपनी अपनी चारपाइयाँ ढूंढ लो और अपने सामान वहाँ उठाकर ले जाओ। साथ ही इरशाद हुआ के सामान उठाने और चलने फिरने में चुस्ती दिखाओ, शोर मत करो। अब देखो बिल्कुल जेल से बदतर ज़िंदगी जो है ये फ़ौजियों की होती है, और किस तरह से मुश्किल मरहला से उनको गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये तंज़ मिज़ाज का बड़ा मज़मून है। तो इसको हम आइंदा वीडियो में भी हम देखेंगे। और आखिर की देख लिए, शाम हुई तो खाने के लिए मेज़ में गए। अब देखो हम अक्सर फ़ौजियों की मेज़ होती है जहाँ पर फ़ौजियों का खाने का इंतज़ाम किया जाता है। पहली जगह थी जहाँ लेफ्टिनेंट के आसार नुमाया थे। हम सब एक अफसराना ठाट में ड्राइंग रूम में सोफ़ों पर बैठ गए और बारूदी बरों से हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मशरूबात पेश किए। इन खुशगवार माहौल में हमने स्टेशन और बैरक के नाखुशगवार वाक़ियात को भुला दिया और सुरूर के आलम में बाहम गिट पिट करने लगे। इतने में दो खुश लिबास अंग्रेज़ दाखिल हुए। ये फ़ौजी वर्दियाँ पहने हुए थे, लेकिन उनकी बाजों पर 3 धज्जियाँ न थी, बल्कि कंधों पर पीतल के 3 चमकते सितारे थे। ये अफसर थे। इनकी वज़ाक़त, बातचीत और तरकीब में शाइस्तगी और वक़ार था। इन्हें देखकर फ़ख्र सा महसूस हुआ। उसूलन हम भी ये अफसर एक ही लड़ी के मोती हैं, आज नहीं तो कल हमारे कंधों पर भी वही फिसरजे ये मुलाकात के लिए आए। तो ये वाक़या यहाँ पर ये बयान किया गया है। तो बच्चों वीडियो की तवाला देखते हुए हम इसको 2 हिस्से में पेश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।